Xiaomi लॉन्चिंग के महज 3 सालों के अंदर वो इंडिया का नंबर 1 ब्रांड बन जाता है। इंडिया में मल्टीपल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स डाल देता है। आज की बात करें तो लगभग 6 से ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं जो कि जहाँ पर एमआई प्रोडक्शन करता है। 2017 से 18 के समय में एमआई 4 करोड़ से ज़्यादा डिवाइसेस बेचने वाली कंपनी बन गई थी। लेकिन ऐसा क्या हुआ अगले 3 से 4 सालों के अंदर कि एमआई आज की डेट में 3rd नंबर पे है। बाकी ब्रांड्स उसे ओवरकम कर चुके हैं। एमआई के फॉल डाउन का ये कारण क्या था? किस तरह से एमआई सिर्फ 2 से 3 सालों के अंदर इतनी ऊंचाइयों पर पहुंचा और ऐसा क्या हुआ कि वो अगले से 3 से 4 सालों के अंदर काफ़ी नीचे आता जा रहा है और डे बाय डे नीचे आता ही जा रहा है। आज हम इसी बारे में डिटेल में बात करेंगे। एमआई के फाउंडर ली जून से 2014 में भारत में एक लाइफ स्टाइल कंपनी हुआ करती है Zobang.com, जिसके को फाउंडर थे मनु कुमार जैन। उनकी मुलाकात होती है चाइना में 2014 में। मुलाकात में एमआई ब्रांड के बारे में उन्हें पता चलता है, बहुत पोटेंशियल दिखता है। मनु कुमार जैन अप्रोच करते हैं कि वो इंडिया में इसका मार्केटिंग देखेंगे। महीनों की मीटिंग्स और डिस्कशंस के बाद जुलाई 2014 में फाइनली एमआई इंडिया में अपने ऑपरेशंस के लिए रेडी होता है और मनु कुमार जैन पहले एम्प्लॉय होते हैं एमआई के इंडिया में एज अ एमआई इंडिया मैनेजिंग डायरेक्टर प्लस ग्लोबल वीपी के रूप में, ग्लोबल वाइस प्रेसिडेंट के रूप में। मनु कुमार जैन इंडिया में एमआई का पूरा ऑपरेशंस, वो चाहे सेल से संबंधित हो, मार्केटिंग से संबंधित हो या आफ्टर सेल से संबंधित हो, पूरा का पूरा देख रहे थे। पहला प्रोडक्ट जब लॉन्च होता है एमआई का तो वो फिजिकल शॉप्स में ना लॉन्च होकर ऑनलाइन में लॉन्च होता है फ्लिपकार्ट के साथ एसोसिएट करके। और आपको जान के हैरानी होगी, महज 2 मिनट के अंदर वो पूरा का पूरा सोल्ड आउट हो जाता है। एडवर्टीजमेंट भी बहुत अच्छा, बहुत ज़्यादा कहें तो नहीं कर रहा था एमआई, लेकिन एमआई के प्रोडक्ट्स का स्पेसिफिकेशन इतना अच्छा था कि उस समय सबसे बढ़िया रैम, सबसे बढ़िया स्टोरेज, सबसे बढ़िया प्रोसेसर, साथ ही साथ सबसे बढ़िया यूआई, डिस्प्ले अच्छा, 4G, ये सब, और वो भी एक अफोर्डेबल प्राइस में। ये सब थे की पॉइंट एमआई के सक्सेस होने पर। एमआई उस समय उसके बाद 6,000 रुपये से भी कम कीमत में 4G फ़ोन लॉन्च कर रहा था, जिसकी बैटरी अगर देखें तो 4000 mAh से ज़्यादा हुआ करती थी उस समय के हिसाब से। उस समय लोग ज़्यादातर फीचर फ़ोन यूज़ किया करते थे जो कि बहुत लंबा समय चला करता था। लेकिन स्मार्टफोन जो अफोर्डेबल रेंज में होते थे लाइक माइक्रोमैक्स, लावा, इन सब की बैटरी नहीं उतना अच्छा चला करती थी। लेकिन इसका जो एमआई प्रोडक्ट्स ला रहा था उसकी बैटरी बहुत अच्छी चल रही थी। ये सब की पॉइंट्स से उसके बाद एमआई एक के बाद एक बढ़िया स्पेसिफिकेशन वाले प्रोडक्ट्स लाता है और सारे के सारे प्रोडक्ट उसके हिट होते चले जाते हैं। मिनट्स में कंप्लीट सोल्ड आउट हुआ करते हैं और पूरा का पूरा ऑनलाइन चला करता है। 2017 आते आते एमआई इंडिया का नंबर 1 ब्रांड बन गया था। उस समय उसने लगभग 41 मिलियन यानी कि 4 करोड़ से ज़्यादा डिवाइसेस बेचे थे 1 साल के अंदर, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है। एमआई धीरे धीरे और ऊंचाइयों को छू रहा था। उसकी नोट सीरीज़, एक तरह से देखा जाए तो लोग नोट सीरीज़ के लिए लॉन्च करते थे ईयर बाय ईयर, नोट 3, 4, 5, 6, ऐसे करते करते आज के डेट में नोट 12 तक चल रहा। लोग उसकी नोट सीरीज़ का इंतजार करते थे कि कब लॉन्च हो रहे, क्योंकि कुछ ना कुछ अच्छा दे रहा था नोट सीरीज़। यूआई बहुत अच्छा होता था, उनके स्पेसिफिकेशन समय से आगे के हुआ करते थे। कहीं ना कहीं एमआई को उस समय एप्पल ऑफ चाइना कहा जाता था। जैसे कि एप्पल दुनिया में जाना जाता है अपने प्रोडक्ट, अपनी क्वालिटी और बाकी चीज़ों के लिए, चाइना में एमआई फेमस था उन चीज़ों के लिए। लॉन्चिंग के बाद, एमआई की लॉन्चिंग के बाद अगले 3-4 सालों तक इंडिया में रेवोल्यूशन काइंड ऑफ था स्मार्टफोन के बारे में, क्योंकि उसके पहले इंडिया में 2G और 3G चला करते थे। लोग बेसिकली फीचर फ़ोन यूज़ किया करते थे। एमआई ही था जिसने लोगों को, एमआई ज़्यादातर लोगों का पहला फ़ोन हुआ करता था इस तरह से। और अगर हम बात करें प्रीमियम सेक्टर में उस समय सैमसंग और भी ब्रांड हुआ करते थे। सैमसंग लीडिंग ब्रांड था प्रीमियम सेक्टर का। और अगर हम बात करें अफोर्डेबल में तो वही माइक्रोमैक्स, लावा और इसी तरह के बाकी ब्रांड्स थे जिनका एक्सपीरियंस उतना अच्छा नहीं लगता था लोगों को। लेकिन एमआई का यूज़र इंटरफेस इतना अच्छा था कि लोगों को पसंद आ रहा था, अफोर्डेबल फ़ोन थे। इस तरह से एमआई आगे बढ़ता ही चला गया। लगभग 2020 के आसपास तक एमआई का इंडिया में 28% के आसपास तक का मार्केट शेयर था। लेकिन अगले 2 सालों के अंदर वो मार्केट शेयर 16-17% पे आ गया। ऐसा क्या हुआ कि अगले 2 सालों के अंदर इतना बड़ा डिप आया?
आइए हम इसी के बारे में जानने का करते हैं, लेकिन उसके पहले हम ये जानते हैं कि एमआई इतना सक्सेसफुल कैसे हो रहा था। वो ऐसा समय था जब चाइनीज़ मैन्युफैक्चरिंग का डोमिनेंस था पूरी दुनिया में, यानी कि कोई भी चीज़ अगर वो चाइना में बन रही तो लोग उसको अच्छा मानते थे। ये एक पहला पॉइंट था एमआई के इतना सक्सेसफुल होने का। सेकंड, जहाँ भी चाइना वर्क करता था वहाँ पर लोकल मैन्युफैक्चरिंग का सहारा लेता था। उसके वो खुद के नहीं हुआ करते थे, लेकिन वो उसके लिए काम करते थे। जिस तरह से देखा जाए तो आज एप्पल भी उसी तरह से करता है, लोकल मैन्युफैक्चरिंग का सहारा लेते थे। तीसरा कि इतना अफोर्डेबल और इतना अच्छे स्पेसिफिकेशन के साथ उसके प्रोडक्ट्स थे कि जो लोगों को पसंद आ रहे थे। उसके और भी ब्रांड थे, जैसे पोको की सीरीज़। पोको की अगर बात करें हम, F1 वो एक तरह से उसका बेस्ट सेलिंग फ़ोन हुआ करता था। नोट सीरीज़ उसकी ईयर बाई ईयर बेस्ट सेलिंग में रहती ही रहती थी। इस तरह से वो डे बाई डे चक्कर अच्छा करता चला जा रहा था। लेकिन अब धीरे धीरे लोग जो बजट फ़ोन के यूज़र्स थे वो धीरे धीरे अपग्रेड कर रहे थे आपको प्रीमियम फ़ोन में, और एमआई धीरे धीरे बन चुका था एक बजट फ़ोन कैटेगरी का मैन्युफैक्चरर। आज के डेट में अगर हम बात करें कि कोई भी मैन्युफैक्चरर जो प्रीमियम फ़ोन बनाता है उसके लिए बजट मार्केट को कैप्चर करना बहुत आसान है। जैसे कि अगर हम बात करें वन प्लस के फ़ोन 40-50 हज़ार की रेंज में आते हैं, लेकिन अगर वो 20,000 रुपये की रेंज में फ़ोन लॉन्च करता है वो सक्सेसफुल हो जाता है, जो कि ऑब्वियस है। लेकिन इसी का उल्टा अगर हम बात करें, जिस कंपनी के ऊपर हम एक पहचान बनी हुई है कि वो बजट फ़ोन लॉन्च करता है, अगर वो कंपनी एक प्रीमियम फ़ोन लॉन्च करती है, लोगों को इतने आसानी से डाइजेस्ट नहीं होता। कहीं ना कहीं इस तरह की कुछ चीज़ें थीं जो एमआई के अगेंस्ट में जा रही थीं। दूसरी चीज़, 2020 के आसपास एंटी चाइना सेंटीमेंट जो इंडिया में आ गया था, वो उसके बहुत कहीं ना कहीं उसके बढ़त में या उसे आगे बढ़ने में रोक रहा था। एमआई लॉन्च हुआ था उस समय, नया स्मार्टफोन कहाँ थे, हर कोई फीचर फ़ोन से स्मार्टफोन में जा रहा था, इसलिए सेल ज़्यादा थी। अब क्या है कि स्मार्टफोन यूज़र को ही स्मार्टफोन नया लेना है तो वो अपने आप को कहीं ना कहीं प्रीमियम में करता है। इसके बाद यूज़र इंटरफेस, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई कि एमआई के अपडेट्स में लेकर के कि कैमरे गड़बड़ हो रहे हैं, मदरबोर्ड का इशू आ रहा है, ब्लोटवेयर, जो अनचाहे ऐप्स होते हैं, और इसके अलावा अपडेट्स का डिले होना, ये सारी चीज़ें जो है एमआई के कहीं ना कहीं अगेंस्ट में गया। और कॉम्पिटिटर्स जो थे उन्होंने अपने आप को उसी प्राइस में उससे मिलता जुलता या उससे बेहतर प्रोडक्ट लॉन्च किया और कंपटीशन भी बढ़ता गया। इसके अलावा कैटेगराइजेशन एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। अगर हम बात करें प्राइस रेंज और स्पेसिफिकेशन की, तो एक ही प्राइस रेंज एक ही स्पेसिफिकेशन पे एमआई के कई सारे फ़ोन होते हैं। वहीं पर जो उसके कॉम्पिटिटर्स हैं उनके अलग अलग प्राइस पे अलग अलग स्पेसिफिकेशन के हिसाब से फ़ोन है, जो कि कहीं ना कहीं एमआई के अगेंस्ट में जाता है। इसके अलावा जब एमआई लॉन्च हुआ था इंडिया में, उस समय 4G उतना अच्छा नहीं चल रहा था, उसके बाद 4G आया था, तो इसके फ़ोन सारे 4G हुआ करते जिसका फ़ायदा एमआई को मिला। लेकिन 5G जब आया तो एमआई 5G को अडॉप्ट करने में, एमआई 5G की रेस में उतना तेज़ी से आगे नहीं आया, उसने अपने आप को थोड़ा लेट किया, बाकी लोग टाइम से आ गए। तो आज के डेट में वो आगे बढ़ गए, एमआई पीछे आता चला जा रहा है। आज के डेट में एमआई 3rd नंबर पे है, सैमसंग, वीवो लीडिंग है, इससे आगे हैं। तो ये सारे वो रीजंस थे जिस कारण से एमआई आज के डेट में पीछे चला जाता है। इसी बीच में एक बहुत बड़ा रीज़न था मनु कुमार जैन, जिन्होंने एमआई को इंडिया में इंट्रोड्यूस किया था। एमआई के पहले एम्प्लॉय थे। अगर कहा जाए तो इतनी सक्सेस तक ले जाने में मनु कुमार जैन का बहुत बड़ा हाथ था, उनका कंपनी को छोड़ देना। उसके अलावा जो उस समय के पुराने एम्प्लॉयज़ थे उनका कंपनी को छोड़ देना, ये सारी चीज़ें थीं जिस कारण से एमआई और भी पिछड़ता चला गया। और एमआई अब कोशिश कर रहा है कि वो बजट से प्रीमियम रेंज में अपने आप को शिफ्ट करे। उसमें बहुत सारी उन्होंने पार्टनरशिप्स भी की, कुछ अच्छे फ़ोन्स भी लॉन्च किए जिसे फ्लैगशिप कहते हैं। लेकिन जिस कंपनी का फ़ोन 50,000 रुपये का आता है, अगर वो कंपनी 20,000 रुपये का फ़ोन लॉन्च करती है तो खरीदने में एक नॉर्मल लोगों को डाइजेस्ट हो जाता है। बस जिस कंपनी का फ़ोन 20 से 30,000 रुपये का आता है, अगर वो फ़ोन 80,000 रुपये का लॉन्च करती है तो उसमें उतनी जल्दी लोगों का एक तरह से फेथ डेवलप नहीं होता। अगर हम बात करें कि जैसे Xiaomi 11 अल्ट्रा आया, Redmi 12 Pro आया, 13 Pro आया, सब फ्लैगशिप फ़ोन है, लेकिन ये उस तरह से पहचान नहीं बना पाए हैं जैसे सैमसंग की। अगर S सीरीज़ की बात करें तो लोगों को पता होता है कि S सीरीज़ अच्छी ही है, आंख बंद करके लोग ले लेते हैं। उसी तरह से एमआई जो है अपने आप को बजट से
प्रीमियम यूज़र्स की तरफ उतना अच्छे से नहीं शिफ्ट कर पा रहा है, या कहें कि शिफ्ट कर रहा है तो उतना कामयाब नहीं हो पा रहा है। एमआई कमबैक करने के लिए अपने फ्लैगशिप कैटेगरी में तरह तरह के एक्सपेरिमेंट कर रहा है। कैमरा लाइका के साथ पार्टनरशिप किया है, इसके अलावा फोल्डेबल फ़ोन्स बनाए हैं, कुछ प्रीमियम चीज़ों के साथ, प्रीमियम फीचर्स के साथ फ़ोन बनाए हैं जो कि बेस्ट इन क्लास है, इस तरह से कि वो वापस लोगों की पसंद बन पाए प्रीमियम सेगमेंट में। इन शॉर्ट अगर हम बात करें कि एमआई आज की डेट में जो नंबर 1 पे हुआ करता था, वो आखिर पिछड़ता क्यों जा रहा है। जैसे एमआई का जो नोट सीरीज़ है उसका लोगों को इंतज़ार हुआ करता था, नोट सीरीज़ का सक्सेस रेट अब धीरे धीरे कम हो रहा है, ये हम कह सकते हैं सबसे पहला रीज़न। दूसरा, इतना बढ़िया पैसा पे, इतना ज़्यादा पैसा पे करने के बावजूद भी जो ब्लॉटवेयर्स और एड्स आते हैं जो लोगों को कहीं ना कहीं पसंद नहीं आता। आपके जो यूज़र इंटरफेस है उसमें प्रॉब्लम्स, जो अपडेट्स आती हैं उसके बाद बहुत सारा ऐसा आया था कि मदरबोर्ड इशू आया, कैमरा इशू आया, इस तरह की चीज़ें, उसे हैंडल करने के लिए एमआई ने 6 मंथ्स की एक्सटेंडेड वारंटी की थी, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं लोगों को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी जो उसकी इंस्टेंट मार्केट को डाउन करता है। तो ये सारी चीज़ें थी जिस कारण से आज की डेट में एमआई थोड़ा पिछड़ता जा रहा है। वीडियो पर समय देने के लिए धन्यवाद। उम्मीद है ये प्रयास आपको अच्छा लगा होगा। इसी तरह के रिसर्च बेस्ड वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।